हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी सीरीज़ का जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के पर्व और उत्सव की बात कर रहे थे। तो पर्व और उत्सव, पर्व हमने पहली वीडियो में देखा था, दूसरी वीडियो में उत्सव के अंतर्गत हमने मेलों का अध्ययन किया था और मेलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों का भी अध्ययन किया था। अभी हम इस वीडियो के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लोक गायनों का अध्ययन करेंगे। तो मध्य प्रदेश के लोक गायन कौन कौन से हैं? तो जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के लोक नाट्य की लोक नृत्यों की बात की थी कि लोक नृत्य किस तरीके से अलग अलग अंचलों में प्रसिद्ध थे और उनकी क्या क्या विशेषता थी, उसी के अनुसार हम मध्य प्रदेश के लोक गायन की भी बात करेंगे। लोक नृत्य लोक गायन के आधार पर ही किए जाते थे। मैंने आपको बताया था कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय वाद्य यंत्रों के आधार पर ही नृत्य किए जाते थे। ऐसे ही स्थानीय स्तर पर गांव अंचलों में लोग अपने मनोरंजन के लिए जो स्थानीय स्तर पर गाना गाया करते हैं, विभिन्न विभिन्न उत्सवों पर, विभिन्न त्योहारों पर या विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जो स्थानीय स्तर पर गाना गाए जाते हैं, उन्हें लोक गायन कहा जाता है। यह अलग अलग अंचलों में अलग अलग प्रसिद्ध हैं। जैसे कि इन्हें हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इन्हें 4 भागों में बांट कर इन्हें देख सकते हैं। जैसे कि एक निमाड़ अंचल, मालवा अंचल, बुंदेलखंड और बघेलखंड अंचल। इन चारों अंचलों में अलग अलग तरीके के लोक गायन प्रसिद्ध हैं। कुछ ऐसे लोक गायन हैं जो चारों अंचलों में प्रसिद्ध हैं, उनको भी हम देख लेंगे, और जो अलग अलग हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम निमाड़ अंचल की। तो निमाड़ अंचल में जैसे कि एक है लोक गायन जिसे कहा जाता है कलगी तुर्रा। जो कलगी तुर्रा लोक गायन है, यह प्रतिस्पर्धात्मक शैली पर गाया जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक शैली मतलब क्या होता है? इसमें 2 अखाड़े होते हैं जो आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे पर प्रश्न दागते हैं। वह एक दूसरे पर प्रश्न दागते हैं और उनका उत्तर देते हैं, अर्थात यह प्रश्न उत्तर शैली में चलता रहता है। इसमें 2 अखाड़े होते हैं, एक अखाड़े का नाम कलगी होता है और दूसरे अखाड़े का नाम तुर्रा होता है। जो कलगी अखाड़ा होता है वह माँ दुर्गा को उच्च मतलब माँ शक्ति को उच्च बताने की कोशिश करता है, और जो तुर्रा होता है वह शिव को उच्च बताने का प्रयास करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी लोक गाथाएं, पौराणिक गाथाएं, इन सभी का आख्यान किया जाता है, इन सभी को गाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर शिव और शक्ति की तुलना की जाती है, शिव और शक्ति को ऊपर बताने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से जो गायन किया जाता है उसे कलगी तुर्रा लोक गायन कहा जाता है। क्लियर हुआ? 2 अखाड़ों के आधार पर होता है, एक अखाड़ा है कलगी और दूसरा है तुर्रा। अगला है संत सिंगाजी। तो आपको पता है कि संत सिंगाजी को निमाड़ का कबीर कहा जाता था। संत सिंगाजी ने बहुत सारी साखियां भी गाई हैं, कबीर के समान साखियां भी गाते थे। तो संत सिंगाजी की जो भजन हैं, उन्हें ही जब मूल रूप से निमाड़ अंचल में लोगों के द्वारा गाया गया तो उसे ही संत सिंगाजी गायन कहा गया। अर्थात संत सिंगाजी के जो भजन थे उन्हें ही स्थानीय स्तर पर निमाड़ के लोगों के द्वारा गाया जाना संत सिंगाजी भजन कहा जाता है। निर्गुणिया गायन, निर्गुणिया की बात करें तो निर्गुणिया मतलब निर्गुणिया जो संत हैं, जैसे कि कबीर हो गए, मीरा हो गई, दादू मियाँ हो गई, इनके जो भजन हैं इन्हें स्थानीय स्तर पर निमाड़ अंचल में गाया जाता है और इन्हें ही निर्गुणिया गायन कहा जाता है। इसके बाद मशाण्य की बात करें तो मशाण्य जो लोक गायन है वह मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो मशाण्य लोक गायन है इसे अन्य अवसरों पर नहीं गाया जाता, सामान्य अवसरों पर भी नहीं गाया जाता। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के अवसर पर मृदंग, झांझ और इकतारे के साथ मशाण्य गीत गाए जाते हैं, और इस मशाण्य गीत में जो आत्मा होती है उसे पत्नी और जो शरीर होता है उसे पति के रूप में दर्शाकर उसकी मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। इस तरीके से मशाण्य गीत गाया जाता है, और जो मशाण्य गीत है वह पुरुष प्रधान गीत होता है, पुरुषों के द्वारा इसे गाया जाता है। फाग, फाग एक ऐसा लोकगीत है जो निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड सभी अंचलों में प्रसिद्ध है। बस इसकी थोड़ी सी विषय वस्तु अलग हो जाती है, कहीं पर इसे किसी तरीके से गाया जाता है तो कहीं पर इसे किसी तरीके से। यदि हम निमाड़ अंचल की बात करते हैं तो फाग का जो आयोजन है वो कब होता है? तो फाग का आयोजन होली के अवसर पर होता है। इसमें जो राधा कृष्ण है, इनकी जो कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उनको गाया जाता है। होली के रंग कलरों को उड़ाकर फाग गायन किया जाता है। फाग गायन ऊंची टेर के साथ गाया जाता है और ऊंची टेर के साथ इसमें हंसी ठिठोली भी की जाती है। तो इस तरीके से फाग का आयोजन निमाड़ में किया जाता है। फिर आता है नाथपंथी। नाथ संप्रदाय के द्वारा
भगवा वस्त्र धारण कर कर गांव गांव जाकर वहां पर दक्षिणा मांग कर इस जो नाथपंथी संप्रदाय हैं और वह जो निर्गुण हैं, इन्हीं संतों के जैसे कबीर हो गए, दादू मियाँ हो गए और मीरा हो गई, इनके भजनों को दर दर जाकर, गांव गांव जाकर, द्वार द्वार जाकर गाया जाता है, उसे ही नाथपंथी गायन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नाथपंथी गायन क्या कहलाता है। गरबा, जो गरबा होता है यह नवरात्रि के समय गाया जाता है। स्त्री परक गायन होता है, लोक गायन होता है, ध्यान रखिए। इसे मुख्यतः स्त्रियां गाती हैं और यह स्त्री परक लोक गायन के साथ साथ लोक नृत्य भी होता है, क्योंकि इसमें स्त्रियां थाप और ताल के साथ एक गोल घेरे में गाती जाती हैं और उसी गायन के साथ साथ नृत्य भी करती जाती हैं। तो यह क्या होता है? स्त्री परक गायन और नृत्य होता है क्या? गरबा। एक होता है गरबी। गरबी जो होता है वह पुरुष प्रधान होता है, ध्यान रखिए, इसे पुरुष करते हैं, लेकिन यह देवी की उपासना के स्वरूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? देवी की उपासना के स्वरूप में किया जाता है। और एक होता है गबलन। गबलन भी पुरुष प्रधान लोक गायन है और इसमें जो कृष्ण लीला है उसका वाचन किया जाता है, कृष्ण लीला की बातें इसमें कही जाती हैं और ये भी पुरुष प्रधान लोक गायन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा पुरुष प्रधान है और कौन सा स्त्री प्रधान है और किसमें किस तरीके का गायन होता है। तो क्लियर हुआ निमाड़ अंचल के अंतर्गत कौन कौन से लोक गायन हो रहे हैं, जैसे कि कलगी तुर्रा जो कि 2 अखाड़ों के द्वारा होता है, कलगी अखाड़ा और तुर्रा अखाड़ा। कलगी अखाड़ा मां शक्ति की उपासक होते हैं, शक्ति को ऊपर बताने की बात करते हैं, और जो तुर्रा अखाड़ा होता है वह शिव को उच्च स्थान पर विराजमान करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से प्रश्न उत्तर शैली में इसे गाया जाता है। संत सिंगाजी के जो बहुत सारे जो पद हैं, पदबंध हैं, उन्हें लोगों के द्वारा निमाड़ अंचल में गाया जाता है, इसे ही संत सिंगाजी गायन कहा जाता है। निर्गुणिया जो निर्गुण संत होते हैं, जैसे कबीर हो जाते हैं, मीरा हो जाती हैं, दादू मियाँ हो जाते हैं, इनकी जो पंक्तियां हैं, इनके जो दोहे हैं, वो निमाड़ अंचल में लोगों के द्वारा गाए जाते हैं, उन्हें ही निर्गुणिया गायन कहते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के समय जो गीत गाए जाते हैं उसे मशाण्य गीत कहा जाता है, और जो होली के समय पर ऊंची टेर के साथ गाना गाया जाता है या गीत गाया जाता है उसे फाग कहा जाता है। नाथपंथी संप्रदाय के द्वारा घर घर जाकर भिक्षणा मांगकर जो गीत गाया जाता है उसे नाथपंथी कहा जाता है। और जो गरबा होता है, गरबा किसके द्वारा? स्त्री परक होता है, नवरात्रि के समय इसका आयोजन किया जाता है। जो गरबी होता है पुरुष प्रधान होता है और इसमें मां शक्ति की पूजा की जाती है, और जो गबलन होता है ये भी पुरुष प्रधान होता है और इसमें कृष्ण लीला का आख्यान किया जाता है। क्लियर हुआ निमाड़ अंचल के लोक गायन। अब हम बात कर लेते हैं मालवा अंचल के लोक गायन की। मालवा अंचल का लोक गायन है भरथरी। भरथरी क्या है? भरथरी एक कवि थे। भरथरी जो कवि थे ना, तो भरथरी कवि हो गए या मीरा हो गई या कबीर हो गई, इन्हीं के जो गायन हैं, इन्हीं के जो पदबंध हैं, वह मालवा के लोगों के द्वारा स्थानीय स्तर पर सारंगी, तबला और ढोल के आधार पर गाया जाना क्या कहलाता है? भरथरी कहलाता है। निर्गुणी गायन, तो जैसे निर्गुणिया यहाँ पर है उसी तरीके से यहाँ पर भी निर्गुणिया गायन किया जाता है। जो कबीर होते हैं, दादू मियाँ होती हैं, मीरा होती हैं, जो निर्गुण संत के उपासक होते हैं, उनके पदबंध और दोहों को यहाँ पर गाया जाता है, जिसे निर्गुणिया गायन कहा जाता है। संजा। संजा क्या होता है? जो कुंवारी स्त्रियां होती हैं मालवा अंचल में, वह शाम के समय दीवालों पर गोदना गोदकर, जिसमें जो गेरू होता है या फिर गोबर होता है उसके माध्यम से बहुत सारी आकृतियां बनाई जाती हैं, फूलों के माध्यम से उसे सजाया जाता है, और सांझ के समय एक संजा गीत गाया जाता है जो कि पितृपक्ष में गाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? संजा गायन कहा जाता है। तो क्लियर हुआ है संजा गायन क्या क्या होता है। तो हमने क्या क्या देखा? भरथरी देख लिया, निर्गुणिया देख लिया, संजा देख लिया। हीण गायन की बात करें तो यह अहीर जनजाति के द्वारा, जो अहीर जाति होती है इसके द्वारा गाया जाता है विभिन्न विभिन्न अवसरों पर, जैसे कि गोवर्धन पूजा हो रही हो या ग्यारस माता की पूजा हो रही हो, तो इनके अवसर पर अहीर जाति के द्वारा हीण गायन का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिए सभी जितने भी लोक गायन हैं यह किस पे किया जाता है? स्थानीय स्तर के वाद्य यंत्रों के आधार पर किया जाता है। बरसाती वार्ता। जो बरसाती वार्ता होता है वह बरसात के समय में घर के अंदर रहकर इसे ऊंची टेर के साथ गाया जाता है। किसके साथ गाया जाता है? ऊंची टेर के साथ गाया जाता है। इसमें लोग जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होती हैं, वह अलग अलग गाती हैं और बहुत टेर के साथ गाती हैं, कानों में उंगलियां डालकर फिर जोर जोर से टेर लगाकर इस गायन को गाया जाता है। तेजाजी कथा गायन की बात करें तो जो संत तेजाजी थे, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो गद्य हैं, जो पद्य हैं, उनको मालवा के लोगों के द्वारा गाया जाना क्या कहलाता है? तेजाजी कथा गायन कहलाता है।
तो इस तरीके से ये मालवा अंचल के लोक गायन हुए, जिसके अंतर्गत भरथरी, निर्गुणिया, संजा, हीण, बरसाती वार्ता और तेजाजी गायन सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जरूर याद रखना है आपको कि कौन कौन से निमाड़ के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से मालवा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपसे डिटेल नहीं पूछी जाएगी कि इसमें कैसे गाया जाता है, इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं आएगा। बस आपसे सीधा प्रश्न आ जाएगा, मध्य प्रदेश के लोक गायन लिखिए, या निमाड़ अंचल में कौन कौन से लोक गायन होते हैं, मालवा अंचल में कौन से होते हैं, बुंदेलखंड में कौन से और बघेलखंड में कौन से। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और उसको लिखना है। बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं। तो बुंदेलखंड में जैसे कि आल्हा गायन, जो आल्हा उदल की 52 लड़ाइयां थीं, उन 52 लड़ाइयों को एक ओजपूर्ण शैली में, एक वीर रस प्रधान शैली में गाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, आल्हा गायन कहा जाता है। चूंकि आल्हा छंद के कारण इसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो जो आल्हा उदल की 52 लड़ाइयां थी, उन 52 लड़ाइयों को ओजमय शैली में लिखा गया है और उन्हीं को एक गद्य के रूप में गाया जाना क्या कहलाता है, आल्हा गायन कहलाता है, आल्हा लोक गायन कहलाता है। बम्बुलिया, जो बम्बुलिया है इसे ध्यान रखिएगा भोला गीत भी कहा जाता है। जो भोला गीत है और बम्बुलिया एक ही है। तो इसमें क्या होता है कि जो शिवरात्रि के अवसर पर शंकर जी के स्तुति में भोले के, बम भोले के गीत गाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बम्बुलिया गायन कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्या क्या हुआ, आल्हा गायन और बम्बुलिया गायन। जो बैरायट है, बैरायट ये क्या होता है, यह कथानक शैली में गाया जाता है। इसमें या तो महाभारत की कथनों की व्याख्या की जाती है, या फिर जो महान पुरुष होते हैं या वीर पुरुष होते हैं उनकी घटनाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। गायन शैली के रूप में इनका वर्णन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बैरायट कहा जाता है। देवारी, देवारी के समय पर जो लोक गायन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, देवारी गायन कहा जाता है। यह प्रश्न उत्तर शैली में किया जाता है। फाग, मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से फाग का आयोजन यहाँ पर होता है, उसी तरीके से फाग का आयोजन बुंदेलखंड में भी होता है। कब होता है यह, होली के अवसर पर होता है। किस अवसर पर होगा, होली के अवसर पर होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फाग थोड़ी अलग है। जैसे कि यहाँ पर ईसुरी फाग होती है, जो ईसुरी फाग है वो बैठकर गाई जाती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। जैसे कि ढोलक और नागड़िया, ढोलक और नागड़िया क्या होता है, ढोलक और नागड़िया के साथ साथ यहाँ पर गीत गाए जाते हैं, जिसे ढोलक और नागड़िया गीत कहा जाता है। हरदौल की मनौती, यहाँ पर जो हरदौल हैं उनकी कथा यहाँ पर प्रचलित है कि हरदौल जो थे उनके बड़े भाई के द्वारा उनको विष देकर उनकी मृत्यु कर दी गई थी। और जब इनकी एक बहन थी, मुंगबोली बहन थी, वह जब अपनी बच्ची का विवाह कर रही थी तो उसको हरदौल की याद आती है कि उसका मामा होता तो कुछ इनाम उसके लिए लेके आता। तो जब जब भी विवाह होता है तो वहाँ पर हरदौल की मनौती गाई जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, हरदौल की मनौती। ऐसे ही भीलवाटी और एक होता है जावरा, जावरा या जगदेवा, अर्थात जब नवदुर्गा के समय जवारे रखे जाते हैं तो जवारों के लिए जवारे की स्तुति में जवारे का गायन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जवारा या जगदेवा गीत कहा जाता है। तो क्लियर हुआ, ये क्या हुए, बुंदेलखंड के लोकगीत हुए। क्लियर हुआ, कौन कौन से हैं, आला है, बम्बुलिया है, बैरायट है, देवरी है, फाग है, ढोलक और नागड़िया है, हरदौल की मनौती, भीलवाटी, जावरा, जगदेवा और भोला गीत। अब बात कर लेते हैं बघेलखंड की। तो बघेलखंड का जैसे कि है विदेशिया, जो विदेशिया लोकगीत है यह विभिन्न जातियों के द्वारा, जैसे कि तेली हो गई, कोटवार हो गई, तो इन जातियों के द्वारा इसे गाया जाता है। और कब गाया जाता है, तो सुनसान राहों में गाया जाता है, जंगलों में गाया जाता है। जब सुनसान राहें होती हैं, जंगल होते हैं, तो वहां पर ऊंची टेर के साथ इसे गाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, विदेशिया लोक गायन कहा जाता है। बसदेवा, बसदेवा जो गायन होता है यह एक जाति है बसदेवा, इसके द्वारा इसका गायन किया जाता है चटकोरा और थपटी के साथ, साथ ही साथ मृदंग के साथ इसका आयोजन होता है। ये गांव-गांव जाते हैं, द्वार द्वार जाते हैं, वहां पर दो लोग होते हैं, एक दोहे को कहता है, दोहे को उठाता है और दूसरा व्यक्ति उस दोहे को दोहराता है। और जैसे ही दोहे की अंतिम पंक्ति पर जाता है तो हर हर नर्मदे कहकर उस पंक्ति को अंत करता है। तो इसी तरीके से दोनों लोग एक सुर और ताल में इस गायन को करते हैं और घर घर जाकर मनौती जो दक्षिणा है उसको मांगते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बसदेवा गायन कहा जाता है।
इसी तरीके से बिरहा गायन होता है। जो बिरहा गायन होता है यह खेतों में या सुनसान रातों पर गाया जाता है और ऊंची टेर के साथ गाया जाता है। और कहां पर गाया जाता है? बघेलखंड में गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर फाग, फाग बघेलखंड में भी गाया जाता है। कहां पर गाया जाता है? बघेलखंड में भी गाया जाता है। तो इसी तरीके से बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़ में होली के अवसर पर फाग का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले अलग अलग अंचलों में क्या है? लोक गायन है। तो दोस्तों हमने लोक नृत्य को भी पढ़ लिया और लोक गायन का भी अध्ययन कर लिया। अब बात कर लेते हैं हम लोक नाट्य की। देखिए नाट्य क्या होता है? नाटक का जो मंच होता है जिस पर हम विभिन्न कलाकृतियों के द्वारा उस बात को कहने का प्रयास करते हैं, उस चीज की प्रस्तुति करते हैं, उसे लोक नाट्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लोक नाट्य जो होता है वो स्थानीय स्तर से जुड़े होते हैं, स्थानीय स्तर के मुद्दों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। लोक नाट्य आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किस अंचल में कौन सा लोक नाट्य प्रसिद्ध है या यह लोक नाट्य किस अंचल का है। तो लोक नाट्य को भी हम चारों अंचलों में बांट देते हैं, जैसे कि निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। निमाड़ की बात करते हैं तो निमाड़ में गम्मत, खम्बस्वांग और रासलीला प्रमुख स्थान रखती है। क्या क्या है? गम्मत है, खम्बस्वांग है, रासलीला है। गम्मत में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो स्थानीय स्तर के मुद्दे होते हैं उन्हें उठाया जाता है, उन पर वाद विवाद किया जाता है और बहुत एक स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने उसे प्रदर्शित किया जाता है। खम्बस्वांग में क्या है? मेघनाथ की पूजा की जाती है, खम्ब गाड़कर मेघनाथ की पूजा कर कर एक नाटक प्रस्तुत किया जाता है। रासलीला के अंतर्गत जो कृष्ण जी ने रासलीला की थी, जो माखन चोरी की थी, उसे नाटक के रूप से प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। और ये तीनों के तीनों कहां पर प्रदर्शित किए जाते हैं? निमाड़ अंचल में किए जाते हैं। मालवा की बात करें तो मालवा में माच, जो कि मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। क्या है? मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। और माच का अर्थ संस्कृत के मंच से मिलकर बना हुआ है, जिसमें मंच या प्रस्तुति कहा जाता है। उसी तरीके से ढोला मारू भी मालवा का ही लोक नाट्य है। बुंदेलखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे स्वांग होता है, लकड़ बग्गा होता है और रासलीला होता है। अलग अलग समय पर इनका आयोजन किया जाता है। जैसे कि यदि हम रासलीला की बात करते हैं तो रासलीला में क्या किया जाता है? जो कृष्ण जी के द्वारा रासलीलाएं की गई थी उन्हें नाटकीय रूप से यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरीके से लकड़ बग्गा और स्वांग को भी अलग अलग समय पर नाटकीय रूप से इसे प्रदर्शित किया जाता है। बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में जैसे कि नौटंकी है, जिंदवा है और छाहुर है, यह प्रमुख लोक नाट्य हैं। नौटंकी में क्या होता है? नौटंकी विवाह के अवसर पर जब बारात लड़की के घर प्रस्थान कर जाती है तो लड़की के घर पर रात में महिलाओं के द्वारा एक नाटक किया जाता है जो कि हास्य व्यंग रूप में होता है, उसे ही नौटंकी कहा जाता है। इसी तरीके से जिंदवा और छाहुर भी लोक नाट्य हैं। तो क्लियर हुआ? यहां पर आपको इनकी डिटेल से मतलब नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि लोक नाट्य में कौन कौन से प्रमुख हैं, निमाड़ के कौन कौन से लोक नाट्य हैं। जैसे निमाड़ में गम्मत है, खम्बस्वांग है, रासलीला है। उसी तरीके से मालवा की बात करें तो मालवा में माच है और ढोला मारू है। यदि हम बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पर स्वांग है, लकड़बग्गा है और रासलीला है। और यदि हम बघेलखंड की बात करें तो यहाँ नौटंकी, जिंदवा और छाहुर लोक नाट्य प्रमुख है। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर कुछ और लोक नाट्य हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि एक हिंगोटा युद्ध है। हिंगोटा युद्ध जो होता है वह गौतमपुरा इंदौर के पास में इसका आयोजन किया जाता है। और यह कब आयोजन होता है? तो दीपावली के दूसरे दिन इसका आयोजन किया जाता है। इसमें एक हिंगोट फल होता है। कौन सा होता है? हिंगोर फल होता है, जिसे दो गांव होते हैं, एक गौतमपुरा गांव है और एक रूणाजी गांव है। ये दो गांव हैं, बीच में से एक नदी गुजरती है, उस नदी के आजू बाजू दोनों गांव हैं और यह एक दूसरे पर हिंगोरा फल फेंक कर इस युद्ध को मनाते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं। इसी तरीके से माच के विषय में मैंने बता दिया था कि माच जो लोक नाट्य है वह मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य है। अब बात कर लेते हैं हम लोक चित्रकला की। ध्यान रखिएगा, लोक चित्रकला क्या होती है पहले मैं आपको स्पष्ट शब्दों में ये बता देता हूं। ज़्यादा डिटेल्स इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड अंचल में कौन कौन से लोक चित्र प्रसिद्ध हैं। लोक चित्रकला में क्या होता है? लोग स्थानीय स्तर पर विभिन्न विभिन्न स्थलाकृतियों के द्वारा या विभिन्न विभिन्न, जैसे कि गेरू हो गया या फिर चूना हो गया या फिर गोबर हो गया, इसके माध्यम से दीवालों पर या धरती पर बहुत सारे चित्रों को उकेरते हैं। उन्हीं चित्रों को उकेरना क्या कहलाता है? लोक चित्रकला कहलाती है। क्लियर है? निमाड़ अंचल की बात करें तो यहां पर जैसे कि मांडना हो गई, चित्रावण हो गया और संजाफुली हो गया।
तो जो संजा गायन होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ गेरुए के माध्यम से, फूलों के माध्यम से दीवारों पर बहुत सारी स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे कि साथी का चित्र बनाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं, उन स्थलाकृतियों के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है और फिर संजा का गीत गाया जाता है। इसी तरीके से चित्रावण और मांडना के भी क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। तो निमाड़ अंचल में कौन कौन से प्रसिद्ध हो जाएंगे, मांडना हो जाएगा, चित्रावण हो जाएगा और संजा फूली हो जाएगा। मालवा अंचल की बात करें तो यहां पर जिरौती, थापा और ईरत प्रमुख हैं। ये क्या है, लोक चित्र हैं। कौन कौन से हैं, जिरौती है, थापा है और ईरत है। बुंदेलखंड की बात करते हैं तो यहां पर नौरता, मोरले और मोरमरेला है। क्या क्या है, नौरता, मोरले और मोरमरेला है। कुछ को मैं बता देता हूं, जैसे कि मोरमरेला में यहां पर दीवारों पर किसका, मोर का चित्र बनाया जाता है, गेरुए के माध्यम से बनाया जाता है, गोबर के माध्यम से बनाया जाता है। मोरले में क्या होता है, जब शादी के बाद दूल्हा दुल्हन आते हैं तो वहां पर दीवार पर जो हल्दी होते हैं, हल्दी में हाथ में चिन्ह बनाकर वहां पर थापा मारे जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मोरले कहा जाता है। इसी तरीके से नौरता में भी विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं। बघेलखंड की बात करते हैं तो बघेलखंड में जैसे कि कोहबर, छठी चित्र और तिलंगा। तिलंगा में क्या किया जाता है, इसमें तेल और कोयले से मिलकर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं। छठी में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस पैदा होने के छठे दिन छठी माता का चित्र उकेरा जाता है। तो उस तरीके से अलग अलग लोक स्तर पर या स्थानीय स्तर पर विभिन्न दीवारों पर या धरती पर चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लोक चित्रकला कहा जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किस अंचल में कौन सी लोक चित्रकला प्रसिद्ध है। तो निमाड़ में कौन सी है, मांडना है, चित्रावण है, संजय फूली है। मालवा में जिरौती, थापा और ईरत है। और बुंदेलखंड में है नौरता, मोरले और मोरमुरेले। और बघेलखंड की बात करें तो यहाँ पर कोहबर, छठी चित्र और तिलंगा प्रसिद्ध है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली शिल्पकला के विषय में, कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी शिल्पकलाएं प्रसिद्ध हैं। शिल्प, ध्यान रखिए, जो कलाएं होती हैं इसमें बहुत सारी कलाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर लोग लकड़ी के माध्यम से बहुत सारी स्थलाकृतियां बनाते हैं या बहुत सारी आकृतियां बनाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। पत्थरों के माध्यम से करते हैं, है ना, पत्तों के माध्यम से करते हैं, कागज़ों के माध्यम से करते हैं। उसी तरीके से जो कपड़े हो जाते हैं, रद्दी कपड़े हो जाते हैं, इनके माध्यम से बहुत सारी आकृतियों को बनाते हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है, शिल्पकला कहा जाता है। जैसे कि छिपा शिल्प की बात करें तो छिपा में क्या होता है, इसमें कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से हाथों से बहुत सारे चित्र उकेरे जाते हैं, जिसे छिपा शिल्पकला कहा जाता है। उज्जैन के भैरूगढ़ छिपा की बात करें तो यह जो शिल्प है वह विश्व प्रसिद्ध है, इसने बहुत सारी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। काष्ठ शिल्प की बात करें, काष्ठ शिल्प या खरात, अर्थात काष्ठ क्या होता है, लकड़ी के माध्यम से बहुत सारी आकृतियां बनाना, जैसे कि खैर, सराय, सफेदा, शीशम आदि वृक्षों की लकड़ी से बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं, सजावटी सामान बनाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, काष्ठ शिल्प कहा जाता है। क्षेत्र की बात करें कि काष्ठ शिल्प कहां पर प्रसिद्ध है, तो काष्ठ शिल्प बुधनी, श्योपुर और रीवा में प्रसिद्ध है। यहां पर लकड़ी से बहुत सारी खिलौने या बहुत सारी आकृतियां बनाई जाती हैं। इसके श्रेष्ठ नमूने की बात करें काष्ठ शिल्प के, जैसे कि मांडो है। मंडो किसे कहते हैं, तो यह कोरकू जनजाति मृतक स्तंभ बनाती है लकड़ी का, जिसे क्या कहा जाता है, मंडो कहा जाता है। उसी तरीके से दिमांड, यह भीलों की कलात्मक एक कृति है, जिसे दिमांड कहा जाता है, जिसे लकड़ी के माध्यम से बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तर शिल्प अर्थात पत्थर के माध्यम से बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी स्थलाकृतियां बनाना क्या कहलाता है, प्रस्तर शिल्प कहलाता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो मंदसौर और रतलाम इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। मंदसौर रतलाम के अलावा भी यदि हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में जो भेड़ाघाट है वहां पर संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। और यदि हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो प्रस्तर शिल्प के लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है, मंदसौर है, रतलाम है, भेड़ाघाट है और ग्वालियर प्रमुख स्थान रखते हैं। लाख शिल्प की बात करें, लाख क्या होता है, लाख से चूड़ियां बनाई जाती हैं। लाख एक प्रकार की गोंद होती है जो लाख के वृक्ष से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है, लाख के वृक्ष के गोंदिया रस से बनाई जाती है लाख। और लाख का जो निकालने का कार्य है वो कौन करती है, लखवार जाति करती है। लाख से विभिन्न चीज़ें बनाई जाती है, जैसे इससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, श्रृंगार के सामान बनाए जाते हैं। यदि हम क्षेत्र की बात करें कि इसके लिए कौन कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो इसके लिए उज्जैन, इंदौर, महेश्वर, मंदसौर और रतलाम जैसे क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर लाख के खिलौने, चूड़ियाँ और श्रृंगार के सामान बनाए जाते हैं। गुड़िया शिल्प,
विभिन्न चिंदियों के माध्यम से या जो कपड़े होते हैं जो बेकार हो चुके होते हैं उनके माध्यम से गुड़ियाँ बनाई जाती हैं, गुड्डे गुड़ियाँ बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, उसे ही गुड़िया शिल्प कहते हैं। पुरानी चिंदियों के द्वारा खिलौनों को बनाना गुड़िया शिल्प कहलाता है। इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो झाबुआ और ग्वालियर इसमें प्रसिद्धि रखते हैं, यहाँ पर इनके खिलौनों का आयोजन किया जाता है। श्रीमती बत्तोबाई की बात करें तो यह गुड़िया शिल्प में श्रेष्ठ कलाकार हैं, अर्थात गुड़िया शिल्प बनाने में इन्हें बहुत ज़्यादा श्रेष्ठता प्राप्त है। भीलों द्वारा निर्मित गुड़ियों को देश भर में प्रसिद्धि प्राप्त है। भील जनजातियां गुड़िया बनाने का कार्य करती हैं। पत्ता शिल्प, आपने देखा होगा बहुत सारी जातियां ऐसी होती हैं, जैसे खजूर के पत्ते होते हैं, इनके पत्तों को काटकर इनसे बहुत सारी आकृतियां बना लेती हैं, जैसे कि झाड़ुओं का निर्माण हो जाता है, खिलौनों का निर्माण हो जाता है, और भी बहुत सारी कुर्सियों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे चीज़ों का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? पत्ता शिल्प कहा जाता है। धातु शिल्प, धातु के माध्यम से बहुत सारी आकृतियां बनाना, और इसके लिए प्रसिद्ध कहाँ पर है? जैसे सतना जिले का अचहेरा कस्बे, यहाँ पर कांसे की प्रसिद्ध बटलोही पात्र बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? कांसे से बनाए जाते हैं। इसी तरीके से दतिया एवं टीकमगढ़ में बेल मेटल की मूर्तियां बनाई जाती हैं। मिट्टी शिल्प की बात करें, जैसे कि मिट्टी से बहुत सारी आकृतियां बनाना, तो इसके लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हैं? तो इसके लिए झाबुआ, मंडला और बैतूल प्रसिद्ध हैं। अर्थात झाबुआ, मंडला और बैतूल में मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं। इसमें एक कला है जिसे कहा जाता है मोमेल कला। मोमेल कला क्या कहलाती है? सबसे पहले यह कहां पर प्रसिद्ध है? तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर में प्रसिद्ध है। और मोमेल कला के अंतर्गत मिट्टी के बहुत सारे बर्तन, बहुत सारी आकृतियां बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मोमेल कहा जाता है। हथकरघा शिल्प, हथकरघा शिल्प क्या कहलाता है? हाथ के द्वारा बहुत सारी आकृतियों को उकेरना या बहुत सारे खिलौने बनाना क्या कहलाता है? हथकरघा शिल्प कहलाता है। इसके लिए फेमस क्या है? जैसे कि अशोकनगर में जो चंदेरी है, चंदेरी की साड़ियां जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। तो दो साड़ियां हैं, ध्यान रखिए, एक चंदेरी की साड़ियां और एक महेश्वर की साड़ियां। ये अलग से इसमें प्रिंट किया जाता है, महेश्वर में अलग प्रिंट किया जाता है, चंदेरी में अलग प्रिंट किया जाता है, और ये जो प्रिंट होता है वो हाथों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसे हथकरघा शिल्प कहा जाता है। धार जिले में तांबा धातु की जरी वाले बाग प्रिंट इस्माइल सुलेमान, ध्यान रखिए, बाग प्रिंट किए जाते हैं, और इस बाग प्रिंट के लिए जो इस्माइल सुलेमान हैं उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त है। बाग प्रिंट ध्यान रखना कहां पर है? ये धार जिले में है। महेश्वर की साड़ियां महेश्वर में हैं, और चंदेरी की साड़ियां चंदेरी अशोकनगर में आती हैं। तो ये सभी प्रिंट किसके द्वारा किए जा रहे हैं? यह स्थानीय स्तर के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं और हाथों के माध्यम से किए जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें हथकरघा उद्योग के अंतर्गत, हथकरघा शिल्प के अंतर्गत रखा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, नाम पूछा जा सकता है इस्माइल सुलेमान की। इस्माइल सुलेमान कौन है? तो इस्माइल सुलेमान क्या है? बाग प्रिंट के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें बाग प्रिंट में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो ये क्या हुए? ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले शिल्प हुए। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से जुड़ी कुछ संस्थाएं। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यहां से प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह संस्कृति का ही पार्ट है। संस्कृति में आपको स्पष्ट तौर पर लिखा था कला, आपके पर्व और उत्सव, पर्व और उत्सव के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं वो हमने सारी पढ़ ली हैं। अब इसके बाद कला संस्कृति से संबंधित कुछ संस्थाएं हम अध्ययन कर लेते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं और वो किस तरीके से कार्य करती हैं। तो इसमें प्रमुख संस्थान है रविंद्र भवन। रविंद्र भवन की यदि हम स्थापना की बात करें तो रविंद्र भवन की स्थापना 1884 में की गई थी, और यह कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में, अर्थात इसका मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में। मुख्यालय तो नहीं, ये भवन कहां पर है? तो भवन है भोपाल में, स्थापना 1884 में की गई थी। यह कार्य क्या करता है? रविंद्र भवन यदि 3 नंबर में आ जाएगा तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यह कहां पर है और यह कार्य क्या करता है। तो यह सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा कलात्मक क्रियाकलापों का आयोजन करता है। यहां पर जितने भी क्रियाकलाप हैं, चाहे वह सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो या कलात्मक है, उनका आयोजन यहां पर होता है। फिर है मध्य प्रदेश कला परिषद। मध्य प्रदेश कला परिषद, तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, और कहां पर की गई थी? भोपाल में की गई थी। तो हमने देख लिया कि स्थापना कब हुई और स्थान कौन सा है, तो भोपाल ही है, और स्थापना 1952 में हुई थी। कार्य क्या करता है? तो यह है संगीत, नृत्य, नाट्य एवं ललित कलाओं की राज्य अकादमी के रूप में कार्य करता है। अर्थात इनका आयोजन अलग अलग जगह पर कब होना है, कैसे होना है, उसका संचालन कौन करता है? मध्य प्रदेश कला परिषद करता है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद यह हिंदी साहित्य का
प्रोत्साहन, संरक्षण, प्रकाशन एवं साहित्य सम्मेलन का कार्य करता है। क्या करता है? हिंदी साहित्य का प्रोत्साहन करता है। हिंदी साहित्य में जो भी रचनाएं की गई हैं उनका प्रोत्साहन, संरक्षण, प्रकाशन और उनका सम्मेलन कहाँ कहाँ पर होना है उसका आयोजन करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। तो कला परिषद 52 में था और साहित्य परिषद 54 में था। इसका ये ध्यान रखिएगा, ये विभिन्न चीजों का आयोजन करता है। जैसे कौन किस किस चीज का करेगा? जैसे कि केशव जयंती जो समारोह है उसका आयोजन ओरछा में करवाता है। कौन करवाता है? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद करवाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ये क्या थे? साहित्यकार ही थे मध्य प्रदेश के। तो इनका जो समारोह है उसका आयोजन जबलपुर में कौन करवाता है? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ही कराता है। पद्माकर समारोह, पद्माकर कहां से थे? सागर से थे। तो इनका जो समारोह है उसका आयोजन भी मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सागर में कराया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह, इसका आयोजन कहां पर होता है? खंडवा में होता है। और आयोजन कौन कराता है? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ही कराता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह है, इसका आयोजन शाजापुर में होता है। क्योंकि इनका आयोजन हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि केशव जयंती कहां पर मनाई जाती है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है, पद्माकर समारोह, माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह या बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह का आयोजन कहां पर होता है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सभी क्या थे? साहित्यकार थे और मध्य प्रदेश के साहित्यकार थे। तो इनका आयोजन किसके द्वारा होगा? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा होगा। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में भोपाल में की गई थी और यह उच्च शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने का कार्य करता है। इसका काम क्या होता है कि उच्च शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम की सामग्री है उसे तैयार करना। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1976 में कहां पर की गई थी? भोपाल में की गई थी। उर्दू साहित्य को प्रोत्साहन करना, संरक्षण करना और आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। बात कर लेते हैं कालिदास अकादमी की। तो कालिदास अकादमी की स्थापना 1970 में की गई थी और कालिदास कहां से संबंधित थे? तो कालिदास उज्जैन से संबंधित थे। तो उज्जैन में इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इसका कार्य क्या होता है? उज्जैन में प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन करना। और मैंने आपको बताया था कि कालिदास समारोह में ही कालिदास जो सम्मान है उसकी घोषणा भी की जाती है। संस्कृत साहित्य की कृतियों का अन्य भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन कराना भी इसका अन्य कार्य है। अब बात कर लेते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां या संगीत अकादमी। उस्ताद अलाउद्दीन खां आपको पता होगा कि ख्याल गायकी के महान गायक थे और इनका जो कर्म भूमि है वो कहाँ थी? मैहर थी, सतना थी। लेकिन इस अकादमी ये जो संगीत अकादमी है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? इसकी स्थापना 1969 में भोपाल में की गई है। ध्यान रखना, ये संबंधित कहाँ से थे? मैहर, सतना से थे। लेकिन इनकी अकादमी की स्थापना भोपाल में की गई है और कब की गई है? 1979 में की गई है। प्रतिवर्ष मैहर में अलाउद्दीन खां संगीत जो समारोह का आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस संगीत अकादमी के द्वारा ही किया जाता है। यह अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह के साथ साथ देवास में गंधर्व समारोह, इसी प्रकार रायगढ़ जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर चक्रधर समारोह का आयोजन भी करता है। आपको ध्यान रखना है कि गंधर्व समारोह का आयोजन कहाँ होता है? देवास में होता है। और चक्रधर समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? रायगढ़ में होता है। और इन तीनों का आयोजन कौन करती है? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी करती है। भारत भवन की बात करें तो भारत भवन की स्थापना 13 फरवरी 1982 को भोपाल में भारत भवन न्याय अधिनियम 1982 के तहत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारत भवन न्यायाधिकरण अधिनियम 1982 के तहत 13 फरवरी 1982 को भोपाल में भारत भवन की स्थापना की गई थी। इसके जो वास्तुकार हैं, इसका जो ग्राफ तैयार किया था, इसके जो आर्किटेक्चर हैं वो कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। भारत भवन के उद्घाटन की बात करें तो इनका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। इस समय यह प्रधानमंत्री थी यहाँ की। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था सांस्कृतिक गतिविधियों का नियोजन, निर्देशन एवं समन्वयन करना। अर्थात जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनका नियोजन करना, उनका निर्देशन करना और उनका समन्वयन करना। भारत भवन के मुख्यतः 5 अंग हैं, अलग अलग हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि रूपांकर क्या करते हैं? यहाँ पर ललित कलाओं का संग्रह किया जाता है। बागार्थ की बात करें तो यहाँ पर तमाम भाषाओं के साहित्य एवं कविताओं का केंद्र है, वहाँ पर इनका संग्रह किया जाता है। रंगमंडल की बात करें तो यह इसका संबंध रंगमंच से है। यहाँ पर जितने भी रंगारंग कार्यक्रम हैं उनका आयोजन किया जाता है।
छवि की बात करें तो सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन कहां पर होता है? छवि में होता है, यहां पर इसका संग्रह किया जाता है। और आखिरी और पांचवा है अनहद। अनहद में शास्त्रीय एवं लोक संगीत का केंद्र कहा जाता है, यहां शास्त्रीय एवं लोक संगीत को संभाल कर रखा जाता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये भारत भवन यदि आपसे 5 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भारत भवन की स्थापना कब हुई थी, किस अधिनियम के तहत की गई थी, इनका उद्घाटन किसने किया था, इनके वस्तुकार कौन थे, इनका उद्देश्य क्या है और इसके 5 भाग कौन कौन से हैं और पांचों भाग की विशेषताएं क्या क्या हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी। तो सिंधी साहित्य अकादमी की स्थापना 1983 में भोपाल में ही की गई थी और यह है हिंदी, सिंधी, उर्दू और पंजाबी का एक मंच। ध्यान रखना, कपिला, कहानी और प्रस्तुति, जो मंत्र होते हैं, जो कपिल होते हैं, कहानी होती हैं, इनका क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण करते हैं। मुख्य रूप से इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो सिंधी अकादमी है, सिंधी भाषा को बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना, उसका संवर्धन करना और उसको प्रोत्साहन करना। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक अकादमी की बात करते हो, संस्कृत अकादमी जो है इसकी स्थापना 1985 में उज्जैन में की गई थी। तो संस्कृत अकादमी की स्थापना कहां पर की गई थी? उज्जैन में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और कहां पर की गई थी? भोपाल में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है तुलसी साहित्य का अन्वेषण और संरक्षण करना। प्रतिवर्ष जो तुलसी समारोह का आयोजन होता है, आपको पता है धनतेरस को मंदाकिनी नदी के किनारे ओरछा में जो चित्रकूट है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। तो उसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी के द्वारा ही किया जाता है। भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी, तो भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना 2013 में भोपाल में ही की गई है। तो क्लियर हुआ? इस तरीके से अकादमियां हैं जो सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सृजन पीठ। सृजन पीठ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं। तो जो सृजन पीठ होती हैं इनमें विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि जो साहित्यकार हैं, उनकी कृतियों को संजोकर रखा जाता है ना। तो जैसे हम इसे दो भागों में बांटते हैं, एक सृजन पीठ और उनका स्थान की यह किससे संबंधित है। जैसे कि निराला की बात करें तो निराला की जो सृजन पीठ है, निराला सृजन पीठ, वह बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। कहां पर है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। ध्यान रखिएगा, जो सृजन पीठ से प्रश्न है 3 नंबर में ही बनेगा, मात्र सीधा आ जाएगा निराला सृजन पीठ लिखा आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यह कहां से संबंधित है, अर्थात यह कहां पर स्थित है। तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ की बात करें तो यह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। मुक्ति बोध की बात करें तो यह हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ तो यह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। तुलसी सृजन पीठ की बात करें तो यह गांधी ग्राम उद्योग विश्वविद्यालय कहां पर है? चित्रकूट, तो वहां पर स्थित है। शंकराचार्य की पीठ की बात करें तो शंकराचार्य पीठ कहां पर है? ओमकारेश्वर में है। परशुराम पीठ जानापाव महू में है और महादेवी वर्मा पीठ हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। गांधी शोध पीठ तो यह देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है और राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ तो ये भी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की कुछ सृजन पीठ हुई, ये आपके सिलेबस में नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन प्रश्न पूछने की संभावना बन सकती है, इसलिए मैंने इसको भी कवर करवा दिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही जो पर्व और उत्सव वाला टॉपिक है यह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो बने रहिए आप हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।